हेलो स्टूडेंट, मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान बाय सुधीर सर में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 का जो मॉडल सेट निकला हुआ है केमिस्ट्री का पार्ट 2, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सब्जेक्टिव पैटर्न का है। ठीक है, तो इसमें पहले बात को समझिए कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। ठीक है, थोड़ा पैटर्न को तुरंत स्पीडली समझ लेते हैं। सेक्शन ए में आपका टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे और सेक्शन बी में भी आपका 7 क्वेश्चंस रहेंगे और सेक्शन सी में भी आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अगर बका से सब बना देना नहीं है। ठीक है, 7 में से एनी 5 आपको सॉल्व करना है। सेक्शन बी में जो 7 है उसमें से भी एनी 5 सॉल्व करना है और सेक्शन सी में जो आपके 5 क्वेश्चन है उसमें से मात्र 3 क्वेश्चन को ही क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और नंबर क्या मिलेंगे आप लोग को, है ना, इतना मेहनत करेंगे तो नंबर क्या मिलेगा। तो सेक्शन ए में 1 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 1 × 5 आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। और सेक्शन बी में आपका क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 या 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और सेक्शन सी में जो 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 5 मार्क्स का है, तो 5 × 3 यानी कितना हो जाएगा, आपको 15 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 35 का आप लोग का एग्जाम होगा सब्जेक्टिव पार्ट 2 का, और पार्ट 1 का 35 होगा, 70 मार्क्स का हो जाएगा और 3 नंबर आप लोग का 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, और पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही दिन एग्जाम होगा। टाइमिंग आपका जो सब्जेक्टिव का है, जो सब्जेक्टिव का टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 1.5 घंटा मिलेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए क्या मिला था आप लोग को, सेम टाइम। ठीक है, तो एक ही समय में दोनों एग्जाम होगा, आगे पीछे आप लोग को एग्जाम देना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जो टॉपिक है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिए गए इंपॉर्टेंट, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है, प्रेजेंटेशन देना है, उस चीजों को क्या करेंगे इसमें ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम लोग के पास जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये है केमिस्ट्री के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला गिव एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल। एरोसोल का एग्जांपल क्या होता है आप लोग को बताना है। एरोसोल हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है, एरोसोल हम लोग किसे कहते हैं बाबू। देखो, एरोसोल मेरा एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जो क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम मेरा गैस होगा और डिस्पर्स फेज मेरा क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को लिखना किस प्रकार से है, तो देखिए कॉपी में मैं लिख के बताया हूँ इसमें, देखिए ध्यान से। तो बोला कि एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल इज स्मोक, डस्ट। ठीक है, स्मोक होता है और क्या होता है, डस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को नोट के लिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस होते जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको साथ में मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो एरोसोल में याद रखिएगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज मेरा सॉलिड होता है और डिस्पर्सन मीडियम मेरा क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, तो मान लो एग्जाम अगर पूछ जाए व्हाट इज एरोसोल, डायरेक्टली बोला द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस इज कॉल्ड एरोसोल, और एग्जाम्पल सेट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर सेकंड में पूछा गया था, ठीक है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को पूछा था यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। हाँ, व्हाट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है। ठीक है, मेटलर्जी हम लोग किससे करते हैं, ठीक है, तो बाबू अर्थ क्रस्ट जो होता है ना, अर्थ क्रस्ट से हम लोग क्या करते हैं कोई भी मेटल्स को अगर हमको एक्सट्रैक्शन करना है, मेटल को अगर हमको एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए जितना भी मेथड्स, टेक्नोलॉजी साइंटिफिकली हम लोग लगाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को लिखना किस प्रकार से है, तो द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, इतना आप लोग को लिखना है 1 मार्क्स के लिए, 1 लाइन में आप लोग को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को जो देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि among hydrates of group 15 which has lowest boiling point। जो हाइड्रेट ऑफ ग्रुप 15 है, तो ग्रुप 15 में क्या होता है बाबू, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, यही हम लोग पढ़े हैं, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा। और हाइड्रेट्स बोल रहा है मतलब NH3, हाइड्रेट्स मतलब सब में क्या होगा, PS3, देखो एच जोड़ते जाना है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स बोलते हैं ग्रुप 15 का। तो इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, सबसे कम बोल रहा है। ठीक है, तो बाबू याद रखना कि जब एलिमेंट का साइज बढ़ता है ना, एलिमेंट का जब साइज बढ़ता है तो वैंडरवाल फोर्स मेरा क्या होता है बाबू, बढ़ जाता है। वैंडरवाल फोर्स मेरा क्या होता है, बढ़ जाता है, और वैंडरवाल फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो मेरा क्या होगा,
बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। किसका मान? वैन डेर वाल्स फोर्स का मान बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब सबसे कम किसका होना चाहिए? NH3 का होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, NH3 का मेरा नहीं होगा। रीजन क्या है? NH3 मेरा H बॉन्ड बनाता है, NH3 मेरा क्या होता है? H बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। किससे? PS3 से। ठीक है, इसलिए मेरा जो सबसे लोवेस्ट होना चाहिए NH3, लेकिन NH3 नहीं होगा। NH3 और PS3 में PS3 का मेरा क्या होगा? सबसे लोवेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि NH3 में क्या होता है? थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा उसका बॉइलिंग पॉइंट PS3 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट मेरा किसका होगा? PS3 का होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर जो लिखा हुआ है PS3 है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और देखिए इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? देखो ध्यान से, NH3 का सबसे ज्यादा होता है, PS3 का कम होता है, और सब उस वक्त फिर नीचे जाते जाओगे तो बढ़ते जाएगा, यानी कि सबसे लोवेस्ट मेरा किसका होगा? सबसे लोवेस्ट मेरा हो जाएगा PS3, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मैं कॉपी में लिख के बता रहा हूँ, रीजन क्या है? इससे तुम्हारा है ना, मतलब पता चलेगा कि किस प्रकार से हम लोग को लिखना है, प्रेजेंटेशन करना है, ताकि एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Mn+2 आयन। Mn+2 आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा कितना होता है? तो मैग्नीज है बाबू, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है। और मैग्नीज का अगर एटॉमिक नंबर अगर 25 अगर है, ठीक है, मैग्नीज का अगर एटॉमिक नंबर अगर 25 अगर है, तो इसका कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, Mn+2 है, Mn+2 है, Mn+2 है, तो इसका अगर बात करोगे तो मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा Mn+2 में, यहाँ पर D में कितना होगा बाबू? 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते थे क्या होता है? 3D5 होता था और 4s2 होता था, 4s2, लेकिन यहाँ +2 है, मतलब S से 2 इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा ना, तो D के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और 5 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन अगर मेरा बच रहा है, ध्यान सुनिएगा, 5 अगर इलेक्ट्रॉन अगर मेरा बच रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में तो ध्यान सुनो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 5 को भरो एक एक करके बॉक्स में, D का 5 बॉक्स होता है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि राइट द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आप लोग का इन्वॉल्व करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? DsP2 होता है। क्या होता है मेरा? DsP2 मेरा क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर के लिए होता है। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नोट जो मैं लिख रहा हूँ इसमें, तो इसमें मैंने सब कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन को लिखते हुए जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। इस सेट 1 का तैयारी के साथ साथ बहुत सारे सेट का तैयारी हो जाएगा, यानी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयारी हो जाएगा। जैसे SP रहेगा तो लीनियर बोलेंगे, SP2 रहेगा तो ट्रायंगुलर प्लेनर बोलेंगे, SP3 रहेगा तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे, DsP2 रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, SP3 रहेगा तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बोलेंगे, SP3D2 तो बाबू D बाहर में है तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, और D अगर अंदर में रहेगा D2sp3 रहेगा तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर भाई पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 में IPC नाम क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लंबा कार्बन चेन खोजते हैं। ये हो गया लंबा कार्बन चेन। फंक्शन ग्रुप इधर से बाबू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 पर अगर बात किया जाए, देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 ग्रुप में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बाबू देखो ध्यान से, यहाँ पर मैन फंक्शन ग्रुप में क्या है? CHO है, तो CHO अगर है तो CHO को लेते हुए चेन का नाम क्या होगा? ब्यूटेनल हो जाएगा। ओके, और ये मेरा क्या, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, H से शुरू होता है हाइड्रोक्सी, और इसको बोलते हैं मिथाइल। तो दोनों लड़ रहे हैं, हम आगे कौन आगे? तो जो ABCD में आगे, तो हाइड्रोक्सी पहले आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी। नाम क्या हो जाएगा मेरा? 3 हाइड्रोक्सी। 4 पर क्या होगा फिर? मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, 4 पर क्या होगा? मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा तुम्हारा? 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल ब्यूटेनल। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ इसका आंसर थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, तो क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है, अब थोड़ा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है? ठीक है, ध्यान से देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से क्या होता है बाबू? जानते ही हो, विटामिन डी की कमी से क्या होता है मेरा, है ना, रिकेट जैसे प्रॉब्लम होता है। विटामिन डी कमी से जो बोन से रिलेटेड तुम्हारा होता है विटामिन डी,
ठीक है, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा देखिए ध्यान से, हाँ, विटामिन डी से क्या होता है बाबू, रिकेट्स होता है। और इससे रिलेटेड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल में मैंने बता दिया किस कमी से, किस विटामिन की कमी से क्या होता है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी वेरी वेरी फीवर, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से मस्कुलर वीकनेस, विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव आना कन्फर्म है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ केमिकल्स नाम है विटामिन का, कभी कभी पूछता है, जैसे विटामिन सी का बार बार पूछा हुआ है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी वन को थायमिन बोलते हैं, विटामिन सी को स्कर्वी बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन के को टोकोफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का एक सेट पढ़ते पढ़ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तैयारी हो जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि एक सेट पढ़ते पढ़ते बहुत सारे क्वेश्चंस का साथ में तैयारी हो जाए, ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा से जा सके, ठीक है। फिर बोला व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे बोलते बाबू, कि कोई भी रेट लो मेरा गिवन अगर है, कोई भी रेट लो अगर मेरा गिवन अगर है, तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट टर्म्स के पावर्स होते हैं, उन पावर्स के सम को यानी एक्स और वाई को अगर जोड़ दिया जाए, तो एक्स प्लस वाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करोगे, कि भाई ऑर्डर अगर डेफिनेशन लिखना है किस प्रकार से है, फिर यूनिट किस तरह लिखना है, तो देखो ध्यान से प्रेजेंटेशन देखोगे, मतलब इस प्रकार से आप लोग को अच्छी तरह से लिखना है, देखिए ध्यान से। अब 8 नंबर क्वेश्चन में आ गया, मतलब सेक्शन बी में आ गया, मतलब यहाँ पर 3 मार्क्स करके आप लोग को मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 3 मार्क्स के लायक, और 3 मार्क्स के लायक आप लोग को लिखना भी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट टर्म्स प्रेजेंट इन ए गिवन रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और है ना, और इसको ऐसे दिखाते हैं, इफ रेट लॉ इज आर इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल सब हो सकता है। और ऐसा यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, सेकंड इनवर्स होगा। अब बोलिए सर कैसे निकाल दिए, तो इसके लिए के फॉर्मूला होता है के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, है ना, सेकंड इनवर्स होता है, जहाँ पर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर 0 पूछेगा तो एन का 0 पुट करो और सॉल्व करो, फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट का 1 पुट करो एन का वैल्यू और क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। और सेकंड पूछेगा तो यहाँ पर पुट करो, या 100 ऑर्डर पूछेगा तो पावर एन में जो है एन की जगह 100 पुट करो, आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आप लोग कम से कम इतना दूर तक लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है, तभी जाकर 3 मार्क्स मिलेगा, वरना मिलने वाला नहीं है, कटेगा। और आधा नंबर कटना भी हम लोग के लिए बहुत ही खराब होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, थोड़ा ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग का है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। तो बहुत ही गर्दा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम आने वाला 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में डिफरेंस लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, तो देखो ध्यान से किस प्रकार से डिफरेंस लिखना है फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन का, ध्यान सुनो। फिजिक्स ऑप्शन क्या बोल रहा है, अराइज होता है ड्यू टू वैन डेर वाल्स फोर्स, और ये क्या होता है, केमिज ऑप्शन केमिकल फोर्स कारण होता है। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक नेचर, और ये क्या होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। इट इज रिवर्सिबल, इट इज नॉट रिवर्सिबल। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो होता है, इसमें क्या होता है, हाई होता है। लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, और इसके लिए क्या होता है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैं साथ में आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो डायरेक्टली आंसर कलेक्ट करने में, और आराम से हो जाए प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से बाकी जितना भी क्वेश्चन है डायरेक्टली मैं कॉपी में बताते जा रहा हूँ, क्योंकि पेज को स्लाइड करते करते बहुत समय वेस्ट हो रहा है। डायरेक्टली वहाँ से मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स बोला था बाबू, ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया था, बोला कि भाई क्या बनेगा बताओ। तो देखिए पेरोक्साइड दिया हुआ है, मतलब एंटी मार्कोनिकप्स रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन रूल लगेगा, अमर रूल लगेगा। और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ लेस हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो एच का प्लस बी का माइनस, तो पॉजिटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट क्या होगा, मोर हाइड्रोजन के पास जोड़ देना, तो ये आंसर बना देना। लेकिन बस एरो एग्जाम में दिखाना नहीं, तो टीचर बोलेगा कि भाई हमको समझा रहे हो, हम नंबर काट लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में एजी प्लस बी आर माइनस, एजी बी आर मेरा क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। लेकिन ट्रिक बताए थे कि भाई एजी रहेगा तो एन की तरफ जुड़ेगा, एजी रहेगा तो एन की तरफ जुड़ेगा, तो यानी क्या होगा, मेरा एमसी प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एमसी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान सुनो। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो PCl5, ठीक है। तो यहाँ Cl क्या करेगा, इसको लात मारेगा, तो बाबू Cl आ जाएगा यहाँ पर, तो Cl बनेगा। और PCl5 में से एक Cl गया तो PCl4 बचा, और OH बाहर निकल रहा है। तो बाबू हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अगर OH बाहर निकल रहा है, OH अगर बाहर निकल रहा है तो H और एक Cl भी बाहर निकल सकता है, और O बीच में जाके घुस जाएगा, तो POCl3 मेरा बन जाएगा। और नाइट्रेशन जब फिनॉल का कराएंगे ना 11 नंबर में, तो क्या होगा, ये ऑर्थोपारक सब जगह आके ऐड हो जाता है। चलिए इसका IPC नाम आप लोग क्या कीजिएगा, हमको
कमेंट कीजिएगा और कॉमन नाम भी कमेंट कीजिएगा। देखते कौन बच्चा इसका कमेंट में इसका कॉमन नाम लिख पाता है। कॉमन नाम बहुत बच्चों को पता नहीं रहता इस कंपाउंड का क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस लिखने बोल रहा है। तो भाई डीएनए और आरएनए में डिफरेंस को कितना अच्छा से पढ़ाया गया क्लास में, आराम से कर सकते हो। इट हैज 2 मतलब 2 राइबोस शुगर, इसमें राइबोस शुगर होता है 2 इसमें सिर्फ राइबोस शुगर होता है। इसमें थायमाइन बेस होता है, आरएनए में थायमाइन बेस नहीं होता है। इसमें यूरासिल नहीं होता है, इसमें यूरासिल बेस होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। सही क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होता है। स्टैंडर्ड मतलब वही सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस तरह डिफरेंस किसके बीच में थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस मार लेना बाबू नोट में। स्टार्च और सेलुलोज के बीच में डिफरेंस, एमाइलोज और एमाइलोसेप्टीन के बीच में, एमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस आप लोग कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। होमोपोलीमर कोपोलीमर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोपोलीमर क्या होता है, सिर्फ वन टाइप का मोनोमर होता है, जबकि इसमें एक से अधिक टाइप का मोनोमर होता है। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कारण से बनता है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कारण से बनता है। इसमें रिपीटिंग यूनिट एक ही टाइप का होता है, इसमें एक से अधिक टाइप का होता है। इसमें सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। पीवीसी पेन टेफ्लॉन में रखा है होमोपोलीमर है, और नायलॉन 6 और डेक्रोन में रखा है कोपोलीमर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी से बता रहा हूँ, रीजन क्या है कि ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को पढ़ने में दुविधा ना हो। ट्रांक्विलाइजर्स क्या होता है, T4 टेंशन T4 ट्रांक्विलाइजर, T4 टेंशन T4 ट्रांक्विलाइजर्स, T4 टेंशन T4 ट्रांक्विलाइजर्स। याद रखें, जो टेंशन को दूर करने के लिए यूज होता है उसको ट्रांक्विलाइजर्स कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू रिड्यूस मेंटल टेंशन, टियर नहीं बाबू, फियर, एंग्जायटी मतलब बेचैनी एंड रिलेटेड मेंटल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड ट्रांक्विलाइजर्स, सेकुंडल, लुमिनल और इक्वानेल। ठीक है, एनाल्जेसिस क्या होता है बाबू, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड एज ए पेन किलर्स, जो पेन किलर्स की तरह यूज होता है उसको एनाल्जेसिस कहते हैं। और नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स का टाइप होता है। नार्कोटिक्स एडिटिव नेचर का होता है, लत लग जाता है, और नॉन नार्कोटिक्स नेचर, जो नॉन नार्कोटिक्स होते हैं वो नॉन एडिटिव नेचर का होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हेरोइन, मॉर्फिन, जानबे का हीरोइन का लत लगता है। ठीक है, और नॉन नार्कोटिक्स में क्या होगा, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 15 नंबर क्वेश्चन में बोला डायमेटिज्म, पैरामेटिज्म और एंटीफेरोमेटिज्म को क्या क्या बोल रहा था आप लोग को एक्सप्लेन करने बोल रहा था। डायमेटिज्म किसको बोलते हैं, तो द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमेटिक सब्सटेंस। जो रिपल्ड होगा वीकली मैग्नेटिक फील्ड में, यानी D4 बाबू दूर जाना, यार हम D4 दूर जाना बताए थे, D4 दूर जाना, D4 रिपल्सन, और D4 डबल डबल इलेक्ट्रॉन, D4 डायमेटिक। ठीक है, इसका एग्जांपल पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पर लिखा हुआ। फेरोमेटिव क्या होगा, एफ से बोले फेरोमेटिव मतलब फास्टली फास्टली पास करना, मतलब स्ट्रांगली क्या करना बाबू, अट्रैक्ट करना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फेरोमेटिव सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग को बताने की जरूरत ही नहीं है। फ्राइडेज लॉ ऑफ सिस्टम, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोला था, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फ्राइडेज लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। देखिए डांस स्क्रीनशॉट कर लेंगे, यहाँ सब लिखा हुआ है। और न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ था बाबू, ध्यान सुनो। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था तुम्हारा कि इसमें I 2 एम्पेयर का करंट है, 2 एम्पेयर करंट पास हो रहा है 30 मिनट के लिए, तो मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। तो सिंपली एम इक्वल टू जेड एटिव फॉर्मूला होता है, जेड का वैल्यू एटिव मास ऑफ कॉपर इंटू बटा n इंटू 96500 लेना है, I इंटू टी लेना है। कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है 63.5 होता है, लिख देना है। और n का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो CuCl2 क्वेश्चन में बोल रहा था तो यहाँ पर +2 चार्ज होगा, +2 चार्ज अगर होगा तो यहाँ पर 2 लिखना है, 96500 लिखना है, I का वैल्यू लिखना है, T का वैल्यू लिखना है और सॉल्व करना है, आराम से आप लोग का बन जाएगा। एग्जाम में याद रखिएगा, यहाँ पर CuCl2 दिया है, एग्जाम में एक निकेल नाइट्रेट का भी क्वेश्चन आ सकता है, आया है एनसीईआरटी में दिया है, और कॉपर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट का भी तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था बहुत 17 नंबर में है ना, 17 नंबर का स्ट्रक्चर Sc2O4 Sc2O3 PCl5 XeO3 XeO4, इस आपका स्ट्रक्चर आप लोग 5 क्वेश्चन है, आप लोग क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो बाबू इसका स्ट्रक्चर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप लोग को एकदम ट्रिक बताऊंगा, एकदम ट्रिक के थ्रू क्या कर सकते हैं आप लोग, एकदम स्ट्रक्चर्स को याद रख सकते हैं तुरंत, है ना। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इसमें वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है 18 में मोल फ्रैक्शन बोला, मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो आप लोग पता ही मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। एक्स से दिखाते हैं, और मान लो ए और बी सॉल्यूट सॉल्वेंट है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा Na/Na + Nb, और एक्स बी इक्वल टू क्या होगा Nb/Na + Nb। ठीक है, फॉर सॉल्यूट एक्स फॉर ए सॉल्यूशन एक्स प्लस एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। देखिए ध्यान से बाबू किस प्रकार एग्जाम में लिख रहा है ताकि फुल नंबर हो, है ना, इस प्रकार से आप लोग को प्रेजेंटेशन देना है तब जाकर फुल नंबर आएगा, टॉपर बन सकते हो वरना नहीं होगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल दिया था बाबू कि 10%, देखो ध्यान से न्यूमेरिकल को मैं बता रहा हूँ या दिखाता हूँ न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चंस को। हाँ, ये है आप लोग का क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। W/W मतलब वेट बाय वेट दिया, रेशियो 10%, मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसी को सॉल्व करते हैं बाबू बहुत इजीली। ठीक है, ध्यान देखोगे
10% W/W मीन्स क्या होता है, 10 ग्राम दिया है ग्लूकोज और बाकी सब पानी दिया है, ठीक है। तो मान लो पानी ए है और ग्लूकोज बी है, तो Na निकाल लो, पानी का फॉर्मूला से 18 ग्राम हो जाएगा, Mb निकाल लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला से 180 ग्राम हो जाएगा। अब Na निकाल लो W/Ma करके, और Nb भी निकाल लो, ठीक है, WB/Mb करके तो निकल जाएगा, है ना। उसके बाद निकाल दो XB का वैल्यू, XB का वैल्यू क्या होगा, NB/Na + NB, और यहाँ से पुट करके सॉल्व कर दोगे तो ये मेरा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का। ब्रश CaCOOH है, SO2 डालोगे तो क्या होगा, तो SO2 क्या करता है, इसमें ClOH को लात मारेगा तो Cl बनेगा। अब H2PDBSO4 डालेंगे तो क्या होगा, एगो H और एगो Cl जाएगा तो HCl बाहर निकलेगा और H आके जुड़ जाएगा, CH2 बन जाएगा। Cl2 तो बाबू इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन बोलते हैं, HVZ रिएक्शन का एग्जांपल ये Cl क्या करेगा, अल्फा पोजीशन से एक H हटाएगा, अल्फा पोजीशन से एक H हटाएगा और Cl आके जुड़ जाएगा। और ZnHg HCl देगा तो क्या होगा, ये क्या करता है बाबू, H देता है, किसको H देता है, देखो ध्यान से, ये क्या करता है तुम्हारा O ग्रुप को, है ना, कार्बोनिल ग्रुप को हटाता है, कार्बोनिल ग्रुप को हटाता है और CH2 ग्रुप बनाता है, तो बीच में क्या करना है, CH2 ग्रुप बना देना है। और HCl देगा तो क्या होगा बाबू, H का प्लस और Cl का माइनस होता है। इस रिएक्शन को ध्यान सुनोगे, HCl में क्या होगा, H का प्लस और Cl का माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस जाएगा प्लस के पास और ये माइनस किसको प्लस को, तो यहाँ OH बन जाएगा और CN आके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। नोट्स मैंने किस प्रकार से लिखना है आप लोग को यहाँ लिख के मैंने कॉपी में बताया, ताकि आप लोग को बहुत सुविधा हो सके, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आराम से इसको लिख लीजिए। और किसी को PDF नोट चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करोगे, कमेंट में लिखोगे सर, है ना, कि इसका PDF चाहिए, तो मैं उसको PDF में सेंड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।